Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बताया था और लास्ट जाते जाते मैंने आपको एक रिलेशन प्रूव करवाया था. ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग इट. इतना करा दिया था आपको. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल हम लोगों ने जो निकाला था, हमारा रिलेशन आया था L इज इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर पाई r अपॉन 2. सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं. आज उसी कड़ी में मुझसे बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड. एक सोलेनॉइड का हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है. कहानी सेम वही है जो कल हम लोगों ने प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए पढ़ा था. क्लियर? तो हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे. तो आज हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड. इससे पहले कि मैं आप लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड बताऊं, गौर से देखिएगा आप लोग ध्यान से. यारो बचपन में मैंने आपको बताया था सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो हमने रिलेशन पढ़ा था फाई बराबर एल आई. याद है आपको? फाई बराबर लाई तो एल बराबर क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई. समझ में आई? तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड मुझे निकालना है तो मुझे L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई. क्या इस बात से एग्री करते हैं आप सभी लोग? किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? ओके. तो L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई किस आधार पे मैंने लिखा आपको समझ में आता है? अच्छी बात है. फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला NBA cos थीटा. बोलो भैया. एन बी ए कॉस थीटा वही एज यूजुअल 0 अपॉन आई. समझ में आई? L इज इक्वल टू एन अपॉन आई. ठीक है. अब बी मैग्नेटिक फील्ड. भैया सेल्फ इंडक्टेंस हमें सोलेनॉइड का निकालना है. सोलेनॉइड के अंदर हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. रिलेशन वॉज म्यू 0 एन आई अपॉन एल. आपको मालूम है ए भैंसों की cos 0 कितना होता है? 1 लिखने की जरूरत है क्या? आई से आई कैंसिल हो गए तो L बराबर हमारा हो गया म्यू 0 एन इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल. क्या मैं उम्मीद करूं समझ गए हम लोग? क्लियर? अगर किसी ने बोला ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड तो हम लोग बता देंगे. बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड तो कौन कौन से फैक्टर है भैया? नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. क्लियर? और ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल. If magnetic permeability of the substance increases, self inductance increases. Number of turn increases, तो self inductance increases. Area of the coil increases, तो self inductance increases. Length of the solenoid increases, तो self inductance decreases. Clear है? भाषा समझ में आ रही है सभी लोगों को बेटा? कोई दिक्कत? समझ में आ गई कहानी है? अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया how we can increase the self inductance of the solenoid, how we can increase the self inductance of the solenoid, तो क्या बोलोगे? Number of turn should increase, area of the coil should increase, length of the solenoid should decrease, magnetic permeability of the substance should increase. कहानी समझ में आ रही है? ओके, अच्छी बात है. तो पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? यार आपको मालूम है हमने एक बार पढ़ा था स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल. बोलो भैया. तो कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल एन एल. कैपिटल एन की जगह मैं यहाँ पर स्मॉल एन एल रख रहा हूँ तो नज़ारा ये हो जाएगा म्यू 0. कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन एल रखूँगा और उसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर एल स्क्वायर. ए वैसा कि वैसा अपॉन एल. एल से स्क्वायर कट जाएगा तो L बराबर हमारा हो जाएगा म्यू 0 एन स्क्वायर ए एल. सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है सभी को? हाँ.
अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, आप यहाँ तक कर आएंगे, पर्याप्त है। सीन क्लियर है? आपके नोट्सों में डेरिवेशन यहाँ तक हो रहा है? ठीक है। यहाँ पर और इसमें खास बात देखो, क्योंकि आप आज से 4-5 दिन बाद या जब भी रिवीजन करेंगे आप मुझसे डाउट पूछेंगे। डाउट आपको ये आएगा कि सर यहाँ पर अगर लेंथ बढ़ाता हूँ सोलेनॉइड की, लेंथ बढ़ाने पे सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो लोचा है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म हो गई। एक तरफ कह रहा है लेंथ बढ़ाने पे बढ़ेगा और एक तरफ कह रहा है लेंथ बढ़ाने पे घटेगा। चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी। कहानी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना मुद्दा क्या है? क्लियर? तो ये इशू है यहाँ पर कि भैया ऐसा क्यों होगा। तो सुने भैया, आप प्रायोरिटी इसको देना, ना कि इसको। अब इसको प्रायोरिटी क्यों दें? उसका कारण है, यहाँ पर जो है स्मॉल एन जो है, स्मॉल एन के अंदर एल हिडन है जो दिखाई नहीं दे रहा है। स्मॉल एन कैपिटल एन अपॉन एल के बराबर होता है ना, तो ये एल हिडन है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मेन एल इसमें कौन सा वाला हुआ है? ये वाला। कहानी क्लियर है? समझ में आ रही है बात? फॉर्मूला आप कौन सा वाला याद रखेंगे? ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला, ये याद रखना, ठीक है। और ये भी मत करना, आज से 2 दिन बाद बताऊंगा ये क्यों नहीं करना, दिमाग में रखना बस हल्का फुल्का, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? चाहे तो अपन निकाल लेंगे, कहाँ से निकालेंगे वो मैं बताऊँ। यहाँ तक सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ। इसके बाद नोट दिया हुआ है, क्या नोट है? पढ़ो जरा उसे। लेसन, इसे मिटा दूं मैं? अब सब लोग बेटा ध्यान से सुनना थोड़ा सा। ये वही रीजन दिया हुआ है जो कल हम लोग चर्चाएं कर रहे थे ना, काफी सारी। अगर आपको याद हो तो कल मैंने शायद जाते जाते आप लोगों को बोला हो बायो सेवर्ट लॉ पढ़ के आना। बोला था क्या? नहीं बोला था? वेरी गुड, शाबाश, कोई बात नहीं। कल जब मैं गया था क्लास से तो मैं आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल पढ़ा के गया था। आपका जो रिलेशन आया था बेटा वो ये आया था, L इज इक्वल टू μ0 n स्क्वायर पाई r अपॉन 2। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? क्लियर है? और अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड का फॉर्मूला प्रूव करके बताया, दैट वाज μ0 n स्क्वायर a अपॉन l। ये फॉर्मूले हम लोगों ने प्रूव किए, राइट गाइस? इसमें किसी को कोई दर्द तो नहीं है? सब काम ओके है? ओके है। अगर ये सारी कथा आपको समझ में आ रही है तो फिर मैं कुछ पुरानी बात पे आता हूँ। मैं आपको बायो सेवर्ट लॉ याद दिलाना चाहता हूँ आज थोड़ा सा, ठीक है। बायो सेवर्ट लॉ, आप बायो सेवर्ट लॉ याद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये अगर आपको याद हो चैप्टर 5 थोड़ा सा तो पढ़ाया है ना, कूलाम्स लॉ तो पढ़ा दिया, याद है आपको? तो अगर आपको याद हो वहाँ पर तो आपका स्टेप आया था बीच में एक, F प्रोपोर्शनल टू F इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा चैप्टर 5 में बताया था, आपको याद है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को, यस और नो? फिर मैंने आपको बताया था म्यू बराबर होता है म्यू आर इंटू म्यू 0, बोला भैया, अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। फिर मैंने बताया था म्यू आर बराबर 1, म्यू आर की वैल्यू 1 रखते थे फॉर एयर और वैक्यूम, तो F बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। वैसे ईमानदारी से ये बताओ इसमें सबसे जनरल फॉर्मूला कौन सा है जिससे हम कभी डिफीट नहीं खाएंगे? ये वाला सबसे मेन फॉर्मूला है। समझ में आ रही है बात? म्यू को खोल दिया हमने इसमें और फिर म्यू आर बराबर 1 हो गया एयर और वैक्यूम के लिए, क्लियर? यानी अगर किसी भी जगह में ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सब एयर और वैक्यूम में रखी हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ एयर और वैक्यूम में रखी हो सकता है किसी मीडियम में रखी हो। तो ऐसी सिचुएशन में इस फार्मूले में मुझे क्या करना पड़ेगा? म्यू आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नज़ारा ऐसा हो जाएगा, बोलो, अगर मान के चलो यहाँ पर ये प्लेन सर्कुलर कॉइल हो, ये जो सोलेनॉइड है, अगर वो किसी मीडियम में रखे होते, वहाँ पर कोई मीडियम रखा होता तो यहाँ पर म्यू आर का मल्टीप्लाई हो जाता, म्यू आर का मल्टीप्लाई हो जाता। तो जाए न्यों लिख दे तो मैं, बोलो भैया, तो मैं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर, बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इसमें म्यू आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नज़ारा क्या हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? और इसको क्या लिख सकता हूँ?
नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? मैंने अभी जब फैक्टर अफेक्टिंग बताए थे तो मैंने बोला था कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, लेकिन वाकई में क्या ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस है? ये परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस है। ये तो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। मैंने एक्चुअली जो बोला था याद करने के लिए तो ठीक है, अपन ने ऐसे याद कर लिया, लेकिन वास्तव में मैं जो बोल रहा था वो इसके बारे में बोल रहा था। क्लियर है? कल भी ये बात मैंने शायद बताई थी आप लोगों को, बताई थी कि नहीं बताई थी? यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम लोग रिलेटिव परमेबिलिटी भी बोलते हैं ना, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। रिलेटिव परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये सब बातें बताई थी ना आपको कल? यस और नो? तो नोट में वही लिखा हुआ है, ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है ना? आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये नोट, है ना? देख लीजिए फिर भी। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है। उस न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा है एक सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड के अंदर 800 टर्न्स हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न दे दिया उसने 800, और कह रहा है उस सोलेनॉइड की लेंथ 40 सेंटीमीटर है। कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो सेंटी कितना होता है? 10⁻², तो 40 सेंटी की जगह 10⁻²। क्लियर? मीटर में कन्वर्ट हो गया। और कह रहा है वो जो सोलेनॉइड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटी 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर करूंगा तो 10⁻⁴, और ये मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। हम लोगों ने अवेल 2 मिनट पहले पढ़ा है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू μ0 n² A/L। यस और नो? चमका दो अब, क्या सब है आपके पास? हमने बचपन में सुना था μ0/4 पाई बराबर होता है 10⁻⁷। सुना है अपन ने? न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। तो μ0 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। स्टेप समझ में आ रहा है आप सभी को? तो बताओ भैया μ0 की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूँ? कहानी समझ में आ रही है ना? μ0 की जगह क्या लिख दूँ? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n नंबर ऑफ टर्न है कितने हैं? 800। स्क्वायर कर दूँ? एरिया कितना है? 20 इंटू 10⁻⁴। प्लॉट छोटा पड़ रहा है, 20 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय L। L कितना है? 40 इंटू 10⁻⁻²। अब तो कर लोगे इसे? बोले भैया क्या आंसर आ रहा है इसका? L इज इक्वल टू 4.02 इंटू 10⁻⁻³ हेनरी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? नोट डाउन कर लें फटाफट इसे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। क्या? हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन की अगर हम बात करें तो तिवारी जी जरा ध्यान से देखिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग करते क्या है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। कितनी कॉइल होती है म्यूचुअल इंडक्शन में? 2। प्राइमरी कॉइल है ये, इसमें करंट की वैल्यू में चेंज करता था तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा? होगा नहीं होगा? होगा। इसके पास एक सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है। यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस बात को चेक करने के लिए कि इसमें करंट पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? तो बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? करंट की वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। बोलो भैया। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बगल वाली सेकेंडरी कॉइल में से भी पास हो जाएंगी। तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यानी प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज करने की वजह से उसके पास रखी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का पैदा हो जाना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? Whenever there is a change in current in the primary coil, then an induced EMF is produced in the secondary coil, which is placed nearby the first coil. This phenomena is called mutual induction. कहानी क्लियर है सभी को? पढ़ लो पहले जाए। म्यूचुअल इंडक्शन के बाद अगली बात आती है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या? हाय
सुन रहे होगा। सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा हो तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तभी तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। अब आप बताओ, सेकेंडरी कॉइल में अगर मुझे इंड्यूस करंट चाहिए तो मुझे सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के लिए जिम्मेदार कौन? प्राइमरी कॉइल में ऐसी कौन सी चीज थी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के लिए जिम्मेदार थी? करंट। प्राइमरी कॉइल का करंट। प्राइमरी कॉइल के करंट को ऐसे लिखूं, आईपी। आईपी इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। बुरो तो ना लग रहा? क्लियर है? अगर मैं ये चाहता हूं कि सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा लिंक हो तो ऐसा तभी होगा जब प्राइमरी कॉइल में करंट। तो इसका मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो बोलो भैया, क्या आपको ये बात समझ में आई? फाई एस इज प्रोपोर्शनल टू आईपी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, समझ में आई बात? क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट में जितना ज्यादा से ज्यादा चेंज करूंगा, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज उतना ही ज्यादा से ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आई? ये वाला स्टेप समझ में आया? का हुए को परेशानी तो बस अब का होएगा खेल, जैसो वहां पढ़ो तो वैसो ही आए। फोटो कॉपी चालू है गई। सेल्फ इंडक्शन, वहां सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था ना, सेल्फ इंडक्शन वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन, फिर वहां सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, या म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। अब सेम टू यू है सब कुछ, पता पड़ जाएगी कितने सेम टू यू है। सुना है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है। क्लियर? तो यहाँ पर m इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? और यू कैन से म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। क्या बोलते हैं? m क्या है? चार बेर बोलो, m क्या है? पूरा बोलो नहीं तो रैपटा देगा वाल खींच गए। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। व्हाट इज m? व्हाट इज m? दूसरा नाम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। चार बेर बोलो। अब दोनों नाम एक साथ बोलो, क्या क्या नाम है इसके? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और दूसरा नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। क्लियर? क्लियर है? क्या नाम है इसके? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द। लिसन एवरीवन, तो गांव वालों, here m is the proportionality constant known as coefficient of mutual induction or you can say mutual inductance between the two coils. Right guys? जब IPA नीचे ले आओ तो m बराबर का है जाओ? बोलो ना बर रहा, बोलो ना बर रहा तुम पे। सीन क्लियर है? इससे पहले जब हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, फाई बराबर लाई, यहाँ फाई बराबर माई। क्लियर? लाई माई, माई लाई। क्लियर? मुझे ना मालूम। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ओके। सुना है फाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? बोलो स्टूडेंट्स। व्हाट इज आई? करंट का यूनिट? ठीक है, अच्छे बच्चे हो आप। वेबर पर एम्पियर। क्लियर? म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या आ गया? वेबर पर एम्पियर। सेल्फ इंडक्शन में भी यही आया था, दोनों के यूनिट सेम होते हैं। दूसरा यूनिट सेल्फ इंडक्शन में हेनरी था, यहाँ पर भी हेनरी ही होता है। क्लियर? समझ में आ रही बात? जे कहते आओ, समझ में आ गई? हेनरी याद ही करना पड़ेगा आपको। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का यूनिट भी हेनरी होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट भी हेनरी होता है। क्लियर? इसका एक यूनिट और होता है, वो अव्याल बताऊंगा आपको, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। ठीक है, अव्याल आएगा, डोंट वरी। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन बतानी है, तो डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। बनानी पड़ेगी नहीं बनानी पड़ेगी? तो बनाए हुए के लिए आई पी बराबर कितने दे दूं? भान। तो एम बराबर फाई एस क्या है? बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। बोलो, फिर से बोलो, फाई एस क्या है? अरे अच्छे से बोलो, तरीके से बोलो। हाँ,
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। और नर्राइवे के अलावा समझने की भी कोशिश करें, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? बोलो फाई एस क्या है? एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। व्हाट इज एम? या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। आईपी क्या है? करपटी लहरा जाएगी। आईपी का है करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी। ओके, व्हाट इज आईपी? करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने पर, अर्ज किया है, प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने पर सेकेंडरी कॉइल से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है उसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। नहीं है ये बात समझ में? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is equal to the magnetic flux linked with the secondary coil when the current flowing in the primary coil is 1 ampere। नहीं है ये बात समझ में? क्लियर है? कहा हुए को परेशानी? Again I repeat, coefficient of mutual inductance between the two coils is numerically equal to the magnetic flux linked with the secondary coil when the current flowing in the primary coil is 1 ampere। Clear? Or you can say, if on passing 1 ampere current through the primary coil, then the magnetic flux linked with the secondary coil is called coefficient of mutual induction। नहीं है ये बात समझ? पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। कहानी समझ में आ रही है? किसी पट्टे ने मुझसे बोला कि भैया यही डेफिनेशन दोबारा बताओ, फैराडे सेकंड लॉ के आधार पे बताओ। किसके आधार पे बताओ? तो अपन ने बचपन में फैराडे सेकंड लॉ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था बच्चों फैराडे सेकंड लॉ में? सीन क्लियर है? सीन क्लियर है ना? काहुए को परेशानी हो तो बताओ। जहाँ में कौन सी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पर इंड्यूस करंट पैदा है रहा है, तो इसे ऐसे लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, यू विल फील बेटर। बोलो, अच्छी बात है। और दूसरी बात, प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज करने की वजह से किससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था? तो ऐसे लिखो फाई एस। बोलो बोलो बच्चों। ओके बच्चों फाई एस बराबर एम आई पी। बोलो भैया, एम आई पी। सुना है एम आप कांस्टेंट बोलते थे बच्चों। कांस्टेंटों के साथ क्या किया जाता है? तो ये बच जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आज से 2 दिन पहले आपने पढ़ा था ई बराबर लड़ी थी, आज है मड़ी थी। क्लियर? ओके क्लियर? लड़ी थी और मड़ी थी, तो याद हो जाएगा आपको फॉर्मूला। तो ई एस बराबर माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी, मड़ी थी। सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? आओ इसकी डेफिनेशन का निर्माण करें। रेडी? बता भैया, इसकी डेफिनेशन बनानी है तो डी आई बी अपॉन डी टी की जगह क्या देता हूं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आगे को बोलेगा 1 पे गाड़ी अटक गई है का? आई करंट है तो एम्पियर, टी टाइम है तो ये वैल्यू 1 दे देंगे तो ई एस बराबर कितने का आ जाएगी? माइनस है। मैं माइनस हटाना चाहता हूं, क्या करूं? कौन सी कली? न्यूमेरिकली। क्लियर? बात समझ में आ रही है? पक्का? पक्का। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? लिसन एवरीवन, गौर से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से ऑन द बोर्ड। लुक, coefficient of mutual inductance between the two coils is numerically equal to the induced EMF produced in the when the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second। नहीं यही बात समझ? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? मैं दोबारा बोल रहा हूं,
coefficient of mutual inductance between the two coils is numerically equal to the induced EMF produced in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second. सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग. Coefficient of mutual inductance between the two coils is numerically equal to the induced EMF produced in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second. सीन क्लियर है? को ठिकाना नहीं, ऐसे ही बोलूं, ऐसे भी बोल सकता हूं. When the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second, then the induced EMF produced in the secondary coil is numerically equal to the coefficient of mutual inductance between the two coils. सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? पढ़ लो, इसे पूछूंगा. अगला मुझसे कह रहा है कि मैं यूनिट बताऊं. क्या बताऊं मैं? किसकी यूनिट बताऊं? तो आइए मैं यूनिट बनाता हूं. म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक यूनिट मैंने वेल बता दी थी, वेबर पर एम्पियर. दूसरी मैंने बताई हेनरी. तीसरी होती है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर. अब ये यूनिट कहाँ से आई, ये मैं आप लोगों को बतलाता हूँ. ये आई थी यहाँ से, ई एस बराबर माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी. म्यूचुअल इंडक्शन की तो यूनिट निकालनी है. ई एम एफ है. ई एम एफ का यूनिट क्या होता है? वोल्ट. डी टी टाइम है, टाइम का यूनिट तो सेकेंड जालंग ले आऊं बराबर एम तो चाहिए ही चाहिए. डी आई क्या है? करंट. करंट की यूनिट कहाँ ले आऊं? तो ये आ गया एम्पियर. सीन क्लियर है? तो दीज आर द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. आपको बता दूं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के यूनिट सेम होते हैं. डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ रहा है क्या? अच्छी बात है. समझ में आ गई कैसे है? देख लो, समझ जाओगे यूनिट, फिर आगे बढ़ेंगे. इसके बाद अगली डेफिनेशन हमसे पूछ रहा है कि मैं 1 हेनरी का डेफिनेशन दूं. क्या दूं? 1 हेनरी का डेफिनेशन दूं. तो मैं दूं. लिसन एवरीवन, 1 हेनरी का डेफिनेशन पूछ रहा है पट्टा. आइए बताएं उसको 1 हेनरी का. एम बराबर वाई एस अपॉन आई बी. मोते जो जानो चाह रहा है एम बराबर 1 हेनरी की डेफिनेशन बताऊं. एम बराबर 1 लानी है तो एम बराबर 1 लाए के लिए क्या करता हूँ? आई पी बराबर 1 एम्पियर दत्ता हूँ. फाई एस बराबर 1 वेबर दत्ता हूँ. बोलो भैया. फाई एस की जगह मैंने दत्ता हूँ 1 वेबर. आई पी की जगह मैंने दत्ता हूँ 1 एम्पियर. 1 अपॉन 1 1 वेबर अपॉन एम्पियर हेनरी. क्लियर है? प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने पर यदि उससे लिंक्ड मैग्नेटिक, फिर से बोल रहा हूं, प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने पर यदि सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर हो तो म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी होता है. क्लियर? इफ ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल the magnetic flux linked with the secondary coil is 1 Weber, then the coefficient of mutual inductance between the two coils will be 1 Henry. नहीं है ये बात समझ में? दो डेफिनेशन दी है, एक ही दी है. क्लियर? दूसरी ऐसे ही फैराडे सेकंड लॉ पे पूछो तो बना लोगे ना? देख लो, पढ़ लो, सुनूंगा डेफिनेशन आपसे. आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. जय हिंद.